कैसे आप सभी लोग अच्छे होंगे भाई लोग। ठीक है, हमारा जो अभी आपको पता है कि हमारा आरआरबी ग्रुप डी का पीवाईक्यू का भी सीरीज चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने जो एक क्लास हमारा ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है पीवाईक्यू का, मैथ का। और ये सेकंड क्लास है हम लोगों का। और आपके जो हॉट टॉपिक्स है जैसे कि बुक्स एंड ऑथर्स और सब कुछ वो भी कंप्लीट हो चुका है, तो वो वाला भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ट्रिक से बता दिया हूँ जो क्वेश्चंस जो हैं 2025 और 26 में आए हुए हैं। ठीक है, 2026 में आ सकते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं बुक्स एंड ऑथर्स के, वो सारे भी उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपको मैं हर 5 सेकंड दूंगा हर क्वेश्चन के लिए, आप उसको रीड करना है ताकि आप भी उसको फील कर सकें क्वेश्चन को। सबसे पहले तो भाई आज फिजिक्स का हम लोग पीवाईक्यूज कर रहे हैं। जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन आए हुए पीवाईक्यूज को, उसको निकाला हूँ और यहाँ पे वो सारे डाला हुआ हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, तो चंद्रमा पर उसका वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा ये क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बात करते हैं कि देखो, कंफ्यूज ये मत होइएगा। जैसे कि मास एक होता है, मास एक होता है वेट। क्या होता है, एक होता है वेट। वेट बनता है ग्रेविटी को मिला के। जब आप ग्रेविटी को इंक्लूड कर देते हैं तब वो वेट बनता है। लेकिन मास क्या होता है, जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपके बॉडी में है उसको सिर्फ मास बोलते हैं। ठीक है, तो चाहे आपका मास अर्थ पे पूछे, चाहे मास अर्थ पे पूछे, चाहे मास आपका पूछे, चाहे मास आपका पूछे मून पे, कि मुझे मास पे मून बता दो, मतलब सॉरी, मास जो है मून पे बताओ, चाहे वो कहीं भी पूछे, मास हमेशा सेम होता है। वेट हर जगह चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेट किस पे डिपेंड करता है, वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। लेकिन मास किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। तो मास अर्थ पे भी सेम होगा, मास आपका मून पे भी सेम होगा, मास आपके जुपिटर पे भी सेम होगा, मास आपके हर जगह पे सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास क्या होगा मून का। इसलिए ये ट्रिक क्वेश्चन था, ये मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा इसलिए मैंने रखा। तो देखो, आरआरबी ग्रुप डी हमेशा ऐसे भी गेम खेलती है कि अब बहुत, अभी यहाँ पर एक ऑप्शन में दे देता, सपोज दैट 100 kg या 98 kg, तो बहुत बच्चे होते जो मार देते 98 kg। या फिर बहुत बच्चे ऐसे निकालते कि 100 kg निकाल दिए। और सबको पता है कि जो वेट होता है वो 1/6 होता है, ग्रेविटी जो होता है मून पे। तो इसका आंसर क्या होता है, 60। तो बहुत लोग 60 मार देते। और बहुत लोगों ने मारा भी है, बहुत लोगों ने 60 kg भी मारा है। वो कैसे निकालते, देखो ये कैसे किया मैंने। बहुत लोग सोचते हैं कि ग्रेविटी को 10 रख लेते हैं। ठीक है, तो मास इंटू जी कितना हो जाएगा, वेट। तो ये हो जाएगा 10 × 10, यानी कि 100 हो गया। अब 100, और ग्रेविटी जो मून पे होती है 1/6 होता है। तो ये हो गया 60। तो यहाँ से निकाला, 60 मार के निकल गया और सोचे कि मेरा आंसर सही हो जाएगा। लेकिन यहीं पे क्या था कि मास कभी भी प्लेस के साथ चेंज नहीं करती है। मास चाहे ऑन अर्थ हो चाहे मास ऑन मून हो, हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, वेट चेंजेस करता है, मास कभी चेंजेस नहीं करता। आपके दिमाग में मैंने ये घुसा दिया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 5 सेकंड आप लोग को दे रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए और उसके बारे में फिर देखते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन पे काइनेटिक एनर्जी, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे आपको ये गारंटी देता हूँ कि भाई ये जितने भी सारे पीवाईक्यूज, अगर आज से आप लोगों ने सारे पीवाईक्यूज कर लिए ना, आप, मैं एग्जाम में गारंटी देता हूँ कि 70% क्वेश्चन आपको यही सब पीवाईक्यू से मिलेगा। इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। देखो, काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं बात करूँ कि काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, पहले वो चीज़ देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है mgh। कोई बॉडी है, सपोज दैट ये एक बॉडी है, ठीक है, कोई बॉल है सपोज दैट। अगर बॉल पे हम मोशन दे देते हैं, यानी कि अब इसके पास वेलोसिटी है, तो ये काइनेटिक एनर्जी ये गेन कर लेगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी है जैसे ही देते तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। लेकिन इसको अगर हाइट पर रख दिए, सपोज एक छत पर रख दिए, छत पर से नीचे गिरा दिए, तो ये जो गिर रहा है नीचे, ये जो यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है वो किसके वजह से, ये पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पर कितनी है, mgh। इसी mgh कन्वर्ट होती है फिर 12mv² में, यही वेलोसिटी में होती है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा कि इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। काइनेटिक एनर्जी का अगर SI यूनिट बात करूँ तो जूल होता है। जितने भी एनर्जी हैं सभी के जूल होता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या नहीं। तो भाई ये एक स्केलर क्वांटिटी, ऑलवेज याद रखिए, ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है ये। ठीक है, क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि है। अब वेलोसिटी को डबल किए, यानी कि 12
m, पहले v था अब 2v हो गया, इसका होल स्क्वायर कर दिए तो हाफ m, ये 4 बन गया तो इंटू 4 इंटू वी हो गया, ये 4 बाहर आ गया, ये स्क्वायर यहाँ हो गया, 4 बाहर आ गया, हाफ एम बी स्क्वायर हो गया। हाफ एम बी स्क्वायर क्या था? काइनेटिक एनर्जी था। ये क्या था? काइनेटिक एनर्जी था, यानी कि 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी, यानी ये 4 गुना हो गया। तो आंसर क्या हो गया? 4 गुना हो गया। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए। अगर वेलोसिटी जीरो रहेगा तो, अगर वेलोसिटी जीरो रहा तो हाफ एम बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाफ इंटू वी स्क्वायर, और हाफ इंटू एम, वी के जगह पे जीरो, तो जीरो स्क्वायर यानी कि जीरो, काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे हो जाएगा जीरो। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं कि भाई पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो वेक्टर मतलब सदिश राशि। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज बता, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आप लोग को बता देता हूँ थोड़ा। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी की अगर बात करें, वेक्टर क्वांटिटी की अगर बात करें तो इसमें स्पीड स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों होगा, प्लस डायरेक्शन दोनों होगा। वहीं अगर स्केलर क्वांटिटी की अगर बात करें तो सिर्फ स्पीड होगा, सिर्फ स्पीड होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि आपका विस्थापन। देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मान लो कि कोई एक बंदा ए से निकला, फिर वो बंदा यहाँ वापस चला गया। ठीक है, तो यानी कि उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट मतलब प्लेस को चेंज करना। क्या करना? प्लेस को चेंज करना। तो ए देखो, ए ने अपना प्लेस चेंज किया, अगर उस हिसाब से बोले तो बोलोगे नहीं, नहीं चेंज किया भैया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? जीरो हो गई। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस बात करें, डिस्टेंस का मतलब होता है कितनी दूरी उसने तय की। ठीक है, पूरा टोटल। तो अगर ये देखोगे तो इसने कितनी दूरी तय की, देखो यहाँ से चला 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 यहाँ वापस आया, तो ये हो जाता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट होता है कि प्लेस देखना होता है कि ए और बी पॉइंट के प्लेस में क्या डिफरेंस है। तो दोनों प्लेस में यहाँ पर आप देखो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं तो ये मीटर में होता है। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो निगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर डिस्टेंस बात करते हैं तो ये ज़ीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। वही डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस सिर्फ ये देखता है कि मैंने कितनी दूरी तय की, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, तो ये नहीं होगा, स्पीड नहीं होगा, टाइम नहीं होगा, आंसर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है। अब बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपको 4 सेकंड देता हूं, पहले अच्छे से थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करता हूँ तो ये बात है 1820 का। ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, क्या है? हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड एक प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, इसमें क्या देखा कि उन्होंने कि जब इलेक्ट्रिक करंट वायर से बह रहे थे, मतलब तार से बह रहा था इलेक्ट्रिक करंट, तो वहां पे कंपास था। क्या था? कंपास था। और आपको पता है कि कंपास कैसे बिहेव करती है? कंपास मैग्नेटिक फील्ड पे बिहेव करती है कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ करेगा वो उस तरफ जा करके अपने आप को टिल्ट कर देगी। तो यहाँ पर जब वहाँ पे एक वायर था, जहाँ यहाँ पर से वायर से करंट फ्लो कर रहा था, यहाँ पर एक कंपास रखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर एक कंपास रखा हुआ था। तो उन्होंने देखा कि जो कंपास का जो नीडल है ना, नीडल वो ऐसे से डेविएट करने लगा। ठीक है, अपने तरफ से हिलने लगा वो ऐसे। तो वो ये सोचे कि यार कंपास तो तभी हिल सकता है जब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन यहाँ तो अभी मैंने ना चुंबक दिया ना कुछ दिया, तो ये हिलने कैसे लगी? तब उन्होंने ये चीज़ एक्सपेरिमेंट किया कि भाई जब ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से ट्रांसफर होती है ना, जब पास करती है, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। तब उन्होंने बोला कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट है, किसके वजह से? इलेक्ट्रिक करंट के वजह से, यानी कि विद्युत धारा के वजह से चुंबकीय प्रभाव वहां पे हो रहा है। तो ये किन्होंने ढूंढा? ये ऑस्टेड ने ढूंढा। कब ढूंढा? 1820 में जाकर के इन्होंने ढूंढा। ठीक है, और वहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि एक और कि फराडे ने क्या किया था भैया, फराडे ने जस्ट इसका उल्टा किया था। फराडे ने मैग्नेट से करंट निकाला था कि जब मैग्नेट का पोजीशन बार बार चेंज करते तो वहां पर करंट पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है? करंट पैदा हो जाता है। तो करंट से अगर मैग्नेटिज्म बोले कि करंट से मैग्नेटिज्म कौन निकाला, तो ये ऑस्टेड भैया निकाले। और मैग्नेटिज्म से करंट किसने निकाला? तो ये फराडे ने निकाला था। यहां तक आप लोग के लिए ठीक है? समझ गए ये वाली चीजें?
अब बात करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, ठीक है, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला करंट वाली बात कर लेते हैं। तो आई होप सो कि यहाँ पर आप लोग चीज़ें समझ गए होंगे, तो इसको पूरा अच्छे से गो थ्रू करिएगा, ठीक है, एक एक चीज़ को। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पूछा है कि द इक्विवेलेंट, अच्छा यहाँ पर नहीं दिया हुआ, ओके, यहाँ पर ये मैं बता देता हूँ। जैसे R1 का वैल्यू है 6 ओम, R2 का वैल्यू है 3 ओम, तो आपको बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। चलो ये अभी छोड़ दो, ये हम समझ रहे हो वर्ड में है, लेकिन अभी ऐसे करके बनाओ। देखो पैरेलल में हमेशा याद रखो कि इक्विवेलेंट ना जोड़ देते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। वहीं पर सॉरी पैरेलल बोलता हूँ, ये सीरीज हो गया, ये सीरीज हो गया, ये सीरीज हो गया। पैरेलल में क्या करते हैं, पैरेलल में होता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। तो 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R1 क्या हो जाएगा, 1/R1 हो जाएगा 3 प्लस 6 और R2 क्या हो जाएगा 3। तो अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, वैसे तो 6 ही होगा, 6 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 3/6 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो गया, यानी कि R और 1/R इक्विवेलेंट था, तो R इसको ऊपर कर देंगे, फिर इसको ऊपर कर देंगे, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर देखो, अगर इस क्वेश्चन में अब देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है क्या हो जाता है, वो ग्रेटर हो जाता है, लेस हो जाता है, इक्वल रहता है या जीरो हो जाता है। यहाँ पर देखो, एक 6 ओम का था, एक 3 ओम का था, लेकिन इक्विवेलेंट क्या निकल गया, 2, यानी कि लेस हो सकता है, यानी कि क्या बना कि कम हो सकता है, यानी कि लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो 3 ओम है ना, इससे हमेशा कम ही आएगा, इससे क्या आएगा, हमेशा कम ही वैल्यू आएगी। तो लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए अच्छे से चीजें। देखो अगर सीरीज में आप मान लो कोई एक बल्ब लगाते हो, ठीक है, सीरीज में अगर कोई एक बल्ब लगाते हो और एक भी बल्ब अगर आपका खराब हो जाता है तो सब कुछ खराब हो जाएगा, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है कि अगर एक बल्ब खराब हो जाए तो सिर्फ एक ही पे इफेक्ट करता है वो, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन बना दो भाई लोग आप लोग। 6 में क्या है कि एन ऑब्जेक्ट ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट क्या होगा। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। ये पूछ सकता है आपको कि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और क्या बोलते हैं, बताओ। इसको इनर्सिया बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्सिया। ये क्या बोला था, लॉ ऑफ इनर्सिया क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्सिया होता है बेसिकली कि कोई अगर बॉडी है वो जिस स्टेट में है ना उसी स्टेट में रहना पसंद करती है जब तक उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। मान लो कोई आपका बॉडी है, आप सोए हुए हो बढ़िया से एकदम तकिया पे, ठीक है, एकदम बढ़िया से तकिया पे सोए हो, तो जब तक आप बिस्तर से नहीं उठ पाओगे, जब तक आप अपने आप को ये नहीं बोलोगे कि यार मुझे उठना है, मुझे ये करना है, एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, तब तक आप बैठ पाओ। चलते रहोगे तब तक नहीं रुकोगे जब तक बॉडी में ये नहीं बोलोगे अब मुझे रुकना है। ऐसा करके जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए किसी भी मोशन को अपने मतलब उसको प्रभाव डालने के लिए, उसी को बोलते हैं इनर्सिया, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक जैसे ये रोड है, यहाँ पर आप लोगों ने एक स्पेयर लिया और उसको छोड़ दिया, अब वो स्पेयर तब तक नहीं रुकेगी जब तक यहाँ पर एक एक्सटर्नल फ्रिक्शन इसको यहाँ पर ना लगे। अगर वहाँ फ्रिक्शन नहीं रहेगी वो चलते रहेगी चलते रहेगी चलते रहेगी चलते रहेगी भैया। आप बोलोगे यार रोड है तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर क्यूब एक चलाता हूँ, तो क्यूब भी अगर मान लो यहाँ पर पूरा ऑयल ड्रॉप कर देते हैं तो क्या ये क्यूब स्लिप करके आगे नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। और जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी ये नहीं रुकेगी, चलते रहेगी चलते रहेगी चलते रहेगी, तो क्या होगा, कंटिन्यू इन यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्सिया भी बोलते हैं। क्या बोलता है ये, कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या समान वेग से सीधी रेखा में गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, ऑब्जेक्ट इन मोशन, ऑब्जेक्ट मोशन पे रहेगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं। आई होप सो कि यहाँ आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है कि कौन से प्लेस में वेट जो होता है ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम होता है, कौन से प्लेस में। ऑप्शन क्या क्या है, इक्वेटर, पोल्स, सेम एवरीवेयर, अर्थ सेंटर। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी यानी कि आरआरबी ग्रुप डी में बन रहे हैं भाई लोग। वेट क्या होता है, पहले वेट आपको मैंने शुरू में ही पता है, पहला क्वेश्चन में m इंटू जी होता है, या मास इंटू जी है, ये क्या होता है, वेट होता है। अब देखो, अब बात करते हैं कि पोल पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेट क्यों होता है। आपको पता है कि जो अपना अर्थ है यानी कि पृथ्वी, वो पूरा तरीके से गोल है, वो कैसा एक ऐसा स्पेयर की तरह बना हुआ है, बराबर। अब देखो कि ये मान लो इक्वेटर है, ऐसा मत समझना कि ये सिर्फ 2D में है, ये 3D में है, मतलब अंदर अंदर के सेंटर में है। तो इक्वेटर पे अगर बात करें, ये इक्वेटर हो गया अपना, ये पूरा इक्वेटर हो गया ये वाला लाइन, और ये वाला लाइन अपना पोल हो गया, ये पोल हो गया,
ठीक है, यहाँ पर ये पोल हो गया। तो देखो, जहां एक चीज समझ जाता है कि सेंटर से जो पॉइंट सबसे ज्यादा नजदीक होगा पृथ्वी के, वहां पे सबसे ज्यादा जो है आपका मैक्सिमम ग्रेविटी लगेगा। अब मुझे ये बताओ कि जो बॉडी है, जो मतलब अर्थ है, वो क्या है, पोल के पास थोड़ी सी चिपटी हुई है और अर्थ के पास थोड़ी सी फैली हुई है। ये किसके वजह से हुआ है? ऐसा बोला जाता है कि वो बार 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 ऐसे जो घूम रही है अपनी तरफ से, उसके वजह से ये थोड़ी सी चिपटी हो गई है। ठीक है, तो पोल इस जिसके कारण ये नजदीक है, जिसके कारण क्या होता है कि पोल पे सबसे ज्यादा ग्रेविटी लगता है। ठीक है, तो यानी कि वेट जो है वो पोल पे, वेट एट पोल्स ज्यादा होगा वेट एट इक्वेटर पे। ठीक है, आई होप सो कि यहां पर आप लोग चीजें समझ गए होंगे। एसआई यूनिट क्या होता है वेट का? एसआई यूनिट अगर वेट की बात करें तो न्यूटन होता है। ठीक है, ऊपर भी मैंने आप लोग को समझाया था कि भाई कि जो मास चेंज नहीं करता, वेट चेंज करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ग्रेविटी के बारे में देख लेते हैं। ग्रेविटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ होता है? मैक्सिमम होता है पोल्स पे। अभी आप लोग को बता दिया क्यों। जी जो होता है मिनिमम होता है इक्वेटर पे। जी जो होता है मिनिमम मतलब सबसे कम कहाँ होता है? इक्वेटर पे। ठीक है, और जी का जो एवरेज वैल्यू होता है, जी का जो एवरेज वैल्यू वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अच्छी से आप लोग समझ गए होंगे। एक और चीज़ है, हाँ, कि ग्रेविटी यहाँ पे मिनिमम होता है या मैक्सिमम होता है। और एक चीज याद रखना कि ग्रेविटी जो है वो जीरो भी होता है। जीरो भी होता है कहाँ पे? कहाँ पे होता है? सेंटर ऑफ अर्थ पे। क्यों? क्योंकि हर तरफ से फोर्स आके उसको बैलेंस कर देती है, हर तरफ से आके। तो ये ग्रेविटी क्या होता है? जीरो हो जाता है सेंटर पे। सेंटर पे, ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ पे, सेंटर ऑफ द अर्थ पे। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये बताओ आप लोग। ट्रांसफार्मर जो है वो किस प्रिंसिपल पे बेस पे काम करता है? आप लोग को ये तो पता होगा कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक ऐसा मतलब डिवाइस है जो कि एसी वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है, बराबर। ये कौन सा प्रिंसिपल पे बिहेव करता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे करता है। ठीक है, किस पे करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे करता है। यहाँ ऑप्शन भी बड़ा अजीब अजीब है, यानी कि आप सिर्फ ऑप्शन देख के भी आंसर मार सकते हो आराम से। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कैसे करते हैं। पहले तो ये बात करते हैं ट्रांसफार्मर में दो कॉइल, हमसे याद रखना कि दो कॉइल्स होते हैं। एक प्राइमरी कॉइल होता है, एक प्राइमरी कॉइल होता है, एक सेकेंडरी कॉइल होता है। ठीक है, तो जब करंट, मान लो कि जब करंट जो होता है, एसी करंट जो होता है, जब प्राइमरी कॉइल पे, ठीक है, जब प्राइमरी कॉइल में एसी करंट फ्लो करती है तो एक मैग्नेटिक फील्ड वहां पे चेंज होता है। क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होता है, जो अभी हम लोगों ने ओस्टेड वाला पढ़ा। अभी हम लोगों ने ओस्टेड वाला में सेम चीज पढ़ा कि वायर है, उसमें से करंट पास कर रहा है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ वहां पे। माफ कीजिएगा, मैं गलत मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, ऐसे नहीं होता है। अरे, तो क्या होता है कि एक प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जनरेट होती है। ठीक है, ये चेंजिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है? करंट जो है उसको इंड्यूस करता है। इंड्यूस मतलब करंट पैदा करता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ गए आप लोग? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी किसने की थी? तो ये डिस्कवरी की थी माइकल, किसने की थी? माइकल, माइकल फराडे ने की थी। ठीक है, एक चीज और देखते हुए चलते हैं कि एसी और डीसी में क्या फर्क होता है। एसी में क्या होता है कि डायरेक्शन बार बार चेंज करता है, डायरेक्शन बार बार चेंज करता है। वहीं अगर डीसी में बात करते हो डायरेक्शन जो होता है वो चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। एक चीज और याद याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर है, उसमें कौन सा आयरन, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि ट्रांसफार्मर में कौन सा कोर यूज करते हैं, तो सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। एक बार ये भी पूछा था कि एसी और डीसी में डिफरेंस क्या है, और वहीं पे ये दिया हुआ था कि डायरेक्शन बार बार चेंज होता है, और यहीं पर यह पूछा गया था कि डायरेक्शन इसमें चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस जो है और जो फैक्ट भी बता रहा हूँ, वो क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ अच्छे से सुनते हुए चलिएगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। अभी जैसे पूछ लेगा कि ट्रांसफार्मर का डिस्कवरी किसने किया था भाई बताओ, या किस बेस पे, प्रिंसिपल पे बेस है, तो माइकल फराडे है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है,
लाइट ईयर किसकी यूनिट है भाई? तो ऐसे ही याद रखिएगा कि लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस का है, मतलब कि लाइट एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है ना, उस डिस्टेंस को हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है, अगर वन स्पीड ऑफ लाइट भी एक बार देखते जाइए, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और 1 लाइट ईयर क्या होता है? अगर ये क्वेश्चन बन जाए 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, यहीं पे एक और चीज देखते ही चलते कि नियरेस्ट जो स्टार है, नियरेस्ट स्टार है टू अर्थ आफ्टर सन, आफ्टर सन, वो कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, और सनलाइट को अर्थ तक आते में कितना टाइम लगता है? अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड। और वहीं मून लाइट को कितना लगता है? सन का तो सभी लोग जानते हैं कि 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। चांद का कितना लगता है? तो चांद का भाई लोग 1.3 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 1.3 सेकेंड। ठीक है, एक चीज अगर आप लोग से और पूछ ले कि एयू का डिस्टेंस, यानी कि इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये किसका है यूनिट? तो ये भी एक डिस्टेंस का यूनिट है। क्या भी है? इससे भी डिस्टेंस ही नापते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप लोग की सारी चीजें क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे पूछा कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, देखो यहाँ पर सारे हम लोग के फॉर्मूले जो हैं वो क्लियर होते जा रहा। अच्छा सॉरी, 10 वाला छूट गया था क्या? ठीक है, लेंस का आप लोग को पता है कि लेंस हैज पावर प्लस 2, देखो पावर, पावर इज इक्वल टू होता है 1 बाय फोकल लेंथ, 1 बाय फोकल लेंथ। तो अगर पावर 2 है तो 1 बाय फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ इधर चलेगा, 2 इधर चला गया, यानी कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/2 हो गया। क्या हो गया? फोकल लेंथ 1/2 हो गया। ठीक है, और एक चीज याद रखना, हाँ, कि पावर का जो लेंथ होता है ना, सॉरी, फोकल का जो लेंथ होता है, ये जो फोकल लेंथ है आप लोग देख रहे हैं, ये हमेशा मीटर में रहेगा। अगर सेंटीमीटर में क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसको सबसे पहले मीटर में चेंज करके पावर का डायप्टर निकालिएगा। ठीक है, और एक चीज, अगर आपसे एक और क्वेश्चन बन जाए कि पावर अगर मान लो प्लस में है तो कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। यानी कि कौन सी आपको बीमारी है? आपको दूर की बीमारी है। कौन सी बीमारी है? दूर की बीमारी है। तभी तो डाइवर्ज कर रहे हैं, तभी तो क्या कर रहे हैं? डाइवर्ज कर रहे हैं। और वहीं अगर पावर जो है माइनस में है तब कॉन्केव लेंस यूज करते हैं, यानी कि इसको नजदीक की बीमारी है। क्या है? नजदीक की बीमारी है, इसको नजदीक की बीमारी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हुक्स, नजदीक की बीमारी समझे ना? अभी देखो एक चीज बता रहा हूं, इसको बोलते हैं नजदीक की बीमारी, मतलब नियर साइटेडनेस बोलते हैं, नियर साइटेडनेस, यानी कि मायोपिया, यानी कि मायोपिया। ठीक है, वहीं अगर बात करें दूर का तो उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपर, जिसको दूर की बीमारी होती है, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा कि प्रेस बायोपिया होता है, यानी कि वृद्धावस्था में जो दृष्टि दोष होता है ना, जो जिसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं, उसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो उसमें बाईफोकल लेंस यूज करते हैं। कौन सा लेंस यूज करते हैं? बाईफोकल लेंस। तो यहाँ पर आपको सब कुछ बता दिया। कॉन्केव, देखो पावर आया था, कॉन्केव लेंस पढ़ा, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा, हाइपरमेट्रोपिया समझ लिया, मायोपिया समझ लिया, पावर और फोकल लेंथ का फॉर्मूला समझ लिया। फोकल लेंथ किस में यूज करते हैं? मीटर में यूज करते हैं। प्रेस बायोपिया में कौन सा लेंस यूज होता है? तो बाईफोकल लेंस यूज होता है। ये सारी चीजें हम लोग समझ लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, इफ एक्सटेंशन इज डबल्ड, अगर एक्सटेंशन को हम लोग डबल कर दिए तो क्या होगा भाई? ठीक है, तो यहां पर पहले तो समझते हैं कि हुक्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है। हुक्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स होता है। ठीक है, फोर्स क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स। क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स। देखो ये बेसिकली हुक्स लॉ जो होता है, ये एक स्प्रिंग पे लगता है। किस पे लगता है? स्प्रिंग पे लगता है। जैसे स्प्रिंग को मान लो यहां से हम दबाते हैं, स्प्रिंग को यहां से दबाएंगे
तो ये क्या करेगा, पहले कंप्रेस करेगा और झटके से अपने आप को दूर फेंकेगा। लेकिन जितना मान लो कि इतना लेंथ था इसका, पहले जब झटका से दूर फेंकेगा ना तो अपने आप को और ज़्यादा थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता है ये, उसी को बोलते हैं। और जो झटका से फेंकने के लिए जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और जो लेंथ थोड़े से अपने आप को इंक्रीज कर लेता है उसी को एक्सटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को एक्सटेंशन बोलते हैं। ये जो एक्स है, ठीक है, और के क्या है, के है स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला कि एक्सटेंशन डबल कर दिया, यानी कि फोर्स इक्वल टू के इंटू डबल मतलब दुगना कर दिया, इसको 2x कर दिए, तो यानी ये 2kx, यानी कि फोर्स भी अब क्या लगेगा, वो दुगना लगेगा, यानी कि क्या होगा, फोर्स हो जाएगा दुगना हो जाएगा। साउंड वेव की अगर बात करते हैं कि साउंड वेव्स क्या है भैया, ठीक है, यहाँ देखो अभी हम लोग हर चैप्टर को लगभग लेते हुए चल रहे हैं क्योंकि हर क्वेश्चन वहाँ चैप्टर से हम लोगों ने लिया है। साउंड वेव जब ट्रैवल करती है तो मीडियम के पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन के पैरेलल वाइब्रेशन करता है, आप लोग को पता है, ठीक है। इसलिए साउंड वेव को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। देखो दो तरह का वेव होता है, आप लोग को पता है, ठीक है। पहले दोनों तरह का वेव पढ़ने से पहले ये चीज़ देख लेंगे कि थोड़ा साउंड के बारे में समझते हैं। पहले आप लोग हमेशा याद रखें कि साउंड वेव जो है, साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। क्या है, क्योंकि ये आगे की तरफ मूव करती है, ठीक है, ट्रांसवर्सल नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड को मीडियम की रिक्वायर्ड होती है, इसलिए वैक्यूम में जब आप स्पेस में जाते हो तो वहाँ आवाज़ आपकी नहीं जाती है, मीडियम का रिक्वायर्ड होता है, मीडियम का रिक्वायर्ड होता है। और सॉलिड मीडियम में सबसे ज़्यादा ये ट्रैवल करती है, किसमें करती है, सॉलिड मीडियम में करती है। और वह लाइट हमेशा याद रखना, ठीक है, लाइट ट्रैवल कर सकती है वैक्यूम में, लेकिन साउंड ट्रैवल वैक्यूम में नहीं करती है, ठीक है। यहाँ तक हो गई चीज़ें। अब ह्यूमन जो है, ह्यूमन कहाँ से कहाँ तक का साउंड सुन सकता है, यानी ऑडिबल रेंज क्या है, सुनने की शक्ति कहाँ कहाँ तक है, तो इसका है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। भैया 20 हर्ट्ज से कम वाले को क्या बोलते हैं, इसको इंफ्रासोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक, ठीक है। और इससे ज़्यादा वालों को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पे काम करता है, ठीक है। जूल किसका ऐसा यूनिट, अभी मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी और ये सब का ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर। मैं एक काम करूँ क्या, आप लोग को ना सारे एक बार ऐसा यूनिट बता देता हूँ जो कि आप लोग के काम दे देगा। हाँ, ये कर देते हैं। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल। पावर का क्या होता है, वाट, मतलब जिसके पास ज़्यादा पावर वो उतना वाट लगा सकता है, ठीक है। वर्क का अगर बात करते हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर का होता है पास्कल। क्या होता है, प्रेशर का पास्कल। हीट का क्या होता है, हीट का भी जूल ही होता है, हीट भी क्या होता है, जूल ही होता है। टेम्परेचर का अगर कभी पूछे तो टेम्परेचर का क्या लिखते हैं, केल्विन। क्या होता है, केल्विन, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करते हैं, किसकी बात, इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करते हैं तो इसका होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रिक चार्ज का भैया मुझे बता दो, यानी कि क्यू का ऐसा यूनिट बता दो, तो इसका क्या होता है, इसका होता है कूलम। क्या होता है, कूलम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको वोल्टेज बोलते हैं उसको किस में देखते हैं, वोल्ट में देखते हैं। रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है, ओम, ठीक है। तो यहां तक आपने सारी चीजें देख ली। एक चीज और आपसे पूछ लेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, तो टेस्ला होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, तो उसका होता है वेबर। क्या होता है, वेबर। और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, हर्ट्ज, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा भाई कि 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। फोकल लेंथ भी आप लोग को बता दिया कि मीटर में ही देखते हैं। पावर ऑफ लेंस भी बता दिया कि डायोप्टर ही है। और एक चीज़ बहुत पूछता है कि रेडियो एक्टिविटी अगर आपसे पूछ ले, रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट बता दो, रेडियो एक्टिविटी का, तो इसका होता है बैक्यूरल। ये जो थी ना साइंटिस्ट, उसी के नाम पे है, बैक्यूरल, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ आपको मिल गई। हमारा यही लक्ष्य है कि आपको एक क्वेश्चन में ना ये सारे चीज़ करा दे, ताकि अगर उस क्वेश्चन से आए भी, कहीं और से भी क्वेश्चन आ गए तो भाई आप लोग आराम से बना दोगे। इसीलिए जितने भी मैं कराऊंगा हर एक क्लास आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी कंडक्टर, तो ये भाई जर्मीनियम है।
सेमीकंडक्टर क्या मटेरियल होता है? वो मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, इंसुलेटर मतलब एकदम करंट पास नहीं करेगा, कंडक्टर हमेशा करंट पास करेगा। तो सेमीकंडक्टर वैसा बनाते हैं कि कभी ये करंट पास करे, कभी ये करंट पास ना करे। मतलब सेमीकंडक्टर, जैसे आप फोन तोन में देखते हैं, सेमीकंडक्टर क्या करती है, कभी फोन स्विच ऑन होता है, कभी ऑफ होता है। ये कौन काम करता है? सेमीकंडक्टर। कभी करंट डालती है, कभी करंट नहीं डालती है। ठीक है, तो जर्मेनियम क्या है? एक सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन क्या है? एक सेमीकंडक्टर है। जितने भी मोस्टली आप इलेक्ट्रॉनिक चिप देखते हैं ना, वो सिलिकॉन से ही बना रहता है। ठीक है, यहां तक आप लोग चीजें समझ गए? तो अब हम लोग चलते हैं, जर्मेनियम हो गया। अल्ट्रावायलेट रेज डिस्कवर्ड किसने किया था? मैं एक काम करूंगा, डिस्कवरी वाला भी आपको, मतलब जितने भी डिस्कवर्ड हुए हैं ना, वो वाला भी एक बार मैं आप लोग को दे दूंगा, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, जो कि हॉट टॉपिक करके वो वाला डाल दूंगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेस आप लोग डिस्कवर देख रही है, रिटर ने किया था बेसिकली। कब किया था? ये 1801 में किया था। इसका पूरा नाम अगर मैं बात करूं तो पूरा नाम है जोहान विल्हेम रिटर। इसने क्या किया था? इसने अल्ट्रावायलेट रेस का डिस्कवर किया था। ठीक है, इन्होंने देखा क्या था? बेसिकली इन्होंने देखा कि जब वायलेट कलर के आगे भी कुछ इनविजिबल रेस थी, ठीक है, होती है, जो केमिकल रिएक्शन कर सकती है, इन्हीं को उन्होंने क्या बोला कि ये अल्ट्रावायलेट रेस है। ठीक है, तो ये किसने किया था? ये किया था रिटर ने। मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है भाई? मोमेंटम का फॉर्मूला आप सबको पता है कि क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? क्या मोमेंटम बना के रखे हो? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, और इसको डिनोट किससे करते हैं? हमेशा पी से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन बस आप लोग से बन सकता है, जो मैं बता रहा हूं, ये बोल सकता है कि अगर मान लो कि हम वेलोसिटी को दुगना कर देते तो मोमेंटम क्या होगा? तो भाई मास अगर वेलोसिटी को दुगना कर दे तो ये 2v हो गया, यानी कि 2mv हो गया, यानी कि जो मोमेंटम है वो डबल हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन वहां से बन सकता है। एक और अगर मैं बता देता हूँ, ये इनर्सिया से रिलेट करना, कि स्टेशनरी अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो एकदम मोमेंटम जीरो होगी। ठीक है, इसको बस इसे याद रखना कि मोमेंटम इज इक्वल टू इनर्सिया। इनर्सिया जैसे बिहेव करती है वैसे मोमेंटम बिहेव करती है, और मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है। इफ रेजिस्टेंस इज डबल वाइल वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, करंट बिकम्स, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वी इज इक्वल टू आई आर, पढ़ा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप लोगों ने, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? वी इज इक्वल टू आई आर। एक मिनट, हाँ, ये क्यों आ रहा है? तो इसने क्या क्वेश्चन बोला कि रेजिस्टेंस को डबल कर दिए, तो रेजिस्टेंस को अगर डबल करते हैं आई इंटू टू आर, तो वोल्टेज क्या होगा? सॉरी, वोल्टेज क्या होगा? टू आई आर, यानी कि टू वोल्टेज, यानी कि दुगना हो जाएगा। एक सेकंड, इफ रेजिस्टेंस इज डबल वाइल वोल्टेज, अच्छा करंट पूछा, क्या करंट पूछा है, सॉरी, यानी कि v इज इक्वल टू टू आई आर। तो टू इधर चला गया तो v डिवाइड बाई टू हो गया आई आर, और r कांस्टेंट था तो r को तो कोई मतलब ही नहीं, इधर इधर सेम रहेगा। यानी कि अगर i देखोगे अब तो ये क्या बने, क्योंकि पहले क्या था? v अपॉन r इज इक्वल टू आई, अब क्या है? v अपॉन टू इंटू आर इज इक्वल टू आई, तो ये हाफ हो गया ना, ये हाफ हो गया ना, तो क्या हो जाएगा? ये करंट जो है वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें आप लोग देख लेंगे, जैसे कॉपर है, कॉपर का सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किस में होता है? ये आप लोग से मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किस में होता है? तो नाइक्रोम में होता है। देखते हो, नाइक्रोम जो होता है, इलेक्ट्रिक हीटर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें नाइक्रोम का वायर यूज़ होता है कि नहीं? फ्यूज वायर की अगर मैं बात करूं तो फ्यूज वायर सबसे मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। क्यों? क्योंकि अगर करंट थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए तो वो हीट कर जाए, और हीट करके वो पिघल करके टूट जाए, जिससे क्या होगा? घर में शॉर्ट सर्किट ये सब ना हो। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देख लीजिए, रो एल अपॉन ए। ठीक है, क्योंकि पूछता है कि अगर एरिया बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस में क्या होगा, लेंथ बढ़ा दिए तो क्या होगा, अगर लेंथ को दुगना कर दिए और एरिया को 4 गुना कर दिए तब क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं? बनते हैं भाई लोग। अब बात करते हैं कि जो ये वाला कि सैटेलाइट अपेयर वेटलेस क्यों होती है। ठीक है, देखो इसका आंसर तो मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आप लोग समझ नहीं पाओगे इसका आंसर। ठीक है, मैं क्या करता हूं कि
क्योंकि इसको समझाने के लिए ना प्रॉपर 10 से 20 मिनट चाहिए, तभी जाकर के आप बहुत, मतलब इसमें क्या होता है बेसिकली, जो सैटेलाइट होती है ना, हम थोड़ा सा समझा देते हैं। इसमें जो सैटेलाइट होती है, इस पर अर्थ, मतलब सैटेलाइट जो होती है उस पर अर्थ जो है अपना ग्रेविटी जो होता है वो कंटिन्यूसली लगाए हुए रखता है। तो हमेशा ये क्या करता है, इसके पास अपना भी स्पीड है, ये अपना इधर से स्पीड चला और ग्रेविटी भी इधर लगा, तो ये हमेशा से ऐसे करके मूव करते जाती है, मूव करते जाती है, मूव करते जाती है। इसी को बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। तो यही बोलते हैं, लेकिन इसको मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रॉपर एक क्लास में समझा दूंगा। बस इतना याद रखना कि सैटेलाइट जो होती है वो वेटलेस इसलिए फील अपने आप को करती है, वो क्यों करती है? फ्री फॉल के कारण, ठीक है, ड्यू टू फ्री फॉल। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? ये सबको पता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन क्या है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड क्या होगा? फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड क्या होगा? अभी आप लोग को मैंने बताया कि पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। सेम वैसा ही टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो टाइम कितना है पता नहीं, टाइम पीरियड निकालना है, ये 1/50 है, तो ये कितना हो जाएगा आंसर? 1/50 का अंश कितना कर सकते हैं? 100 कर दो इधर, यानी कि ये 0.0 और ये 2 सेकंड यानी 0.02 सेकंड। तो क्या हो जाएगा? 0.02 सेकंड। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है भाई। अगर मान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना मिरर का जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, कैसे निकालते हैं? हमेशा याद रखना कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ के दुगना होता है। ऑलवेज, हमेशा, हर केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो दुगना होता है फोकल लेंथ का। तो 2 × 20 यानी कि 40, तो 40 सेंटीमीटर। सोलर सेल कैसे कन्वर्ट करती है? सोलर सेल कैसे कन्वर्ट करती है? सोलर सेल कन्वर्ट विच एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी? लाइट एनर्जी को भाई सोलर सेल क्या करती है? यहाँ से सन से लाइट लेती है और ये इलेक्ट्रिक में चेंज कर देती है। बस खत्म बात। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? देखो कोई भी ना एरिया कैसे बनता है, जैसे देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का x इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये जो टाइम बनता है ना, इसी को एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को एरिया बोलते हैं। ये जैसे कि मान लो कि इधर मैंने वेलोसिटी बना दिया, इधर टाइम बना दिया। तो वेलोसिटी पहले जीरो थी, टाइम भी जीरो था, तो ये मान लो वेलोसिटी बढ़ते गई, टाइम बढ़ते गया, वेलोसिटी बढ़ते गई, टाइम बढ़ते गया। तो अब अगर आपसे पूछे कि बताओ कि भाई कि इसका जो एरिया क्या बनेगा, तो इसका एरिया ये है। तो ये किस चीज़ का एरिया है? ये डिस्टेंस का एरिया है। किसका एरिया है? डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी इनटू टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी इनटू टाइम, इसी को एरिया बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। जी कब डिक्रीज करता है भाई लोग? ग्रेविटी पूछ रहा है कि डिक्रीज कब करेगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जैसे जैसे आप सेंटर से डिस्टेंस आपका बढ़ता है, अभी जैसे मैंने बताया कि भाई पोल पे ज़्यादा होता है कि इक्वेटर पे ज़्यादा होता है। कहाँ? पोल पे ज़्यादा होता है क्योंकि उसका जो सेंटर से दूरी है कम है, वहीं इक्वेटर पे सेंटर से दूरी ज़्यादा है। तो यानी कि आप सेंटर से जैसे 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 दूर जाने लगेंगे, ठीक है, जैसे जैसे दूर जाने लगेंगे, आपका जो ग्रेविटी है, जो जी का वैल्यू है, वो क्या होने लगेगा? धीरे कम होते चला जाएगा, यानी कि गोइंग एबव अर्थ सरफेस। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे अर्थ से आप दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपका जी जो है वो कम होते जाएगा। गोइंग टुवर्ड्स पोल, देखो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो पोल पे, अगर पोल और इक्वेटर के बीच का देखें तो पोल पे ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है। लेकिन ये सिर्फ कि पोल के तरफ जाओगे तो कम होने लगेगा, ऐसा नहीं है। अर्थ सरफेस को ऊपर जाओगे तब जाके आप बोल सकते हो कि अब आपका जी जो है फुली डिक्रीज होना शुरू हो गया। असाई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अगर बात करते तो ये क्या है? कूलम। अभी हम लोगों ने पूरा वोल्टेज का, पोटेंशियल डिफरेंस, एम्पेयर का, इलेक्ट्रिक का, ओम का, रेजिस्टेंस, तो अभी सब कुछ का हम लोगों ने देख लिया। पूरे हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस आए हुए थे, मतलब अभी तो और भी आए हुए, अभी एक सेट हम लोगों ने पूरा किया 25 क्वेश्चंस का। ऐसे ही हम लोग और करते चले जाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।